Good morning, dear students. Let's we continue chapter number 11, the making of the national movement. In previous class, I had already explained you about the some reason due to which we had started our national movement. मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ ऐसे रीज़न बताए थे जिसमें हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध संतुष्ट होकर नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। जैसे उनमें से कुछ थे पार्टीशन ऑफ बंगाल, बैन ऑन प्रेस, उन्होंने भारतीय प्रेसों को या प्रिंटिंग प्रेस पर बैन लगा दी थी। क्योंकि हम उनके विरुद्ध उसमें आर्टिकल्स लिखते थे, इसी कारण। और साथ ही साथ उन्होंने एक वेपन एक्ट जिसके तहत अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर या कोई भी भारतीय वेपन नहीं रख सकता, इस प्रकार के बहुत से कानून लगाए थे। सो लेट्स वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके Okay, the evidence of the Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi returned from the South Africa in 1950 because of this movement against the racial restriction in South Africa. He had already become the respected leader. तो देखिए जो महात्मा गांधी थे 1915 को वो भारत लौट आए। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे जहाँ पे उन्होंने काले और गोरों के भेद की जो नीति चल रही थी उसके विरुद्ध उन्होंने वहाँ पे भी आंदोलन किया था, जिससे उनको बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी बन गए थे। ठीक है। द महात्मा गांधी फर्स्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द पीपुल देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशन इन इंडिया, हैंस ही स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन द इंडियन इन ट्रैवलिंग थ्रू आउट। तो जैसे आप सभी को मालूम है कि जो महात्मा गांधी थे वो अपने शुरुआत के साल जो थे वो विदेशों में बिताए थे। तो वो जब भारत लौटे तो यहाँ पे कुछ लोगों के जुड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत के बहुत से हिस्सों में उन्होंने यात्राएं की यहाँ के लोगों को जानने के लिए। ओके, द अर्ली पार्टिसिपेशन इन द लोकल मूवमेंट वाज इन द चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। तो उन्होंने जो सबसे पहले जो उन्होंने नेशनल मूवमेंट में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो एक लोकल मतलब कि एक स्थानीय जगह से स्टार्ट किया, जिसमें था वो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद से। ठीक है। Okay, now let's we see the Rowlatt and the Satyagraha. The Rowlatt Act was passed in 1990. The act described the freedom of expression and restrained the police power. Gandhiji gave a call for the Satyagraha against the Rowlatt Act. तो रॉलेट एक्ट क्या था, ये कि 1919 को एक ऐसा एक्ट पास किया गया जिसके तहत कि भारतीयों को एक प्रकार से ब्रिटिशर्स के विरुद्ध या उनके लॉ के विरुद्ध, उनके रूल के विरुद्ध कुछ भी बोलने की मनाही थी। ठीक है। तो इस बात से खफा होकर गांधी जी ने ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। साथ ही साथ इस एक्ट की एक ये खासियत थी कि इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ठीक है। अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ही आस्क्ड द पीपल टू ऑब्जर्व द 6 अप्रैल 1990 एज द डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो उन्होंने 6 अप्रैल 1990 को लोगों से एक रैली निकालने का आह्वान किया जिसमें हिंसा का कोई रोल ना हो, मतलब कि बिना किसी हिंसात्मक के आंदोलन करना। The Rowlatt Satyagraha became the first all India struggle against the British movement. However, it was mainly restricted to the cities. Many demonstrations and the हड़ताल्स took place in the country. तो उनके इस आह्वान पे देश के ये बहुत से हिस्सों में, सिटीज़ में, लेकिन इस आंदोलन को एक सिटीज़ तक के ही प्रमुखता मिली। वो गांव खेड़े में या देहातों में इतना फेमस नहीं हो पाया, वहाँ तक कि गांधी जी के अनुयायी इस सत्याग्रह को नहीं ले जा पाए। तो इसमें हड़तालें की गई, विदेशी वस्तुओं को जलाया गया, इस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध नारे लगाए गए थे। द गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस द रॉड। द जलियांवाला बाग मैसेकर वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर सच अ ब्रूटल। तो जो हमारे ब्रिटिश जो उस समय हमारे देश में शासन कर रहे थे उन्होंने इस आंदोलन को दबाने का बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक कि इसी नॉन वायलेंस मतलब सत्याग्रह जो चल रहा था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, उसमें जब पंजाब में जलियांवाला बाग जिसमें बहुत से लोगों को अंग्रेज़ों के जो लीडर थे या जनरल डायर थे उन्होंने बहुत से लोगों की वहाँ पे हत्या कर दी थी। Okay, in this picture we can see that the Rowlatt Satyagraha. In the front there is Gandhiji and the rest of is their disciples. तो हम यहाँ देख सकते हैं इसमें किस प्रकार गांधी जी जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ पर वे आगे चल रहे, बाकी सब जो उनके अनुयायी उनके पीछे हैं। ओके, खिलाफत एलिगेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम इसके बारे में देखते हैं
The First World War was a harsh treaty was imposed on the Turkish Khalifa. The leader of the Khilafat allegation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, wanted to associate with the non-cooperation movement. The Muslim wanted the Khilafat to retain the control over the Muslim scared places in the East, while Ottoman Empire, गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट. तो खिलाफत मूवमेंट जो जो तुर्किश के एम्पायर थे वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का राज था, तो उन्होंने वहाँ पर जो सुल्तान और सल्तनत की जो पदवी होती है अपने पावर से, अर्थात ब्रिटिशर्स ने अपने पावर या रूलिंग कम्युनिटी के द्वारा वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो सुल्तान और जो राजा का जो वहाँ पर एक पद होता है, पोस्ट होता है, उसको उन्होंने वहाँ पे डिमोलिश करने की कोशिश की. तो वहाँ पे जो शौकत अली जो थे उन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन्होंने अपनी इस खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ा. तो गांधी जी ने भी इनका एक सपोर्ट किया क्योंकि ये हिंसा के बेस पे नहीं था. गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो अहिंसा के ज़्यादा बिलीव करते थे. इसी कारण द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन द मोमेंटम थ्रू द 1921-22. Thousands of students left the school colleges to join the movement. Many professors gave up their profession to join the movement. तो एक हम ये कह सकते हैं खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक प्रकार का नेशनल मूवमेंट बन गया, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स ने, जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज से को छोड़ गांधी जी के साथ इस आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया. यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स, डॉक्टर, लॉयर्स ने भी इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा या राष्ट्रव्यापी या नेशनल मूवमेंट बनाने के लिए अपना बहुत योगदान दिया. So here the picture we can see that the non-cooperation movement was firmly launched on 1st August 1920. तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार गांधी जी के कहने पर हजारों की जनसंख्या में लोग इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, जो 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया. इसी बीच जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, वो अंग्रेजों के लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी. अब हम बात करते हैं द हैपनिंग ऑफ द 1922 और 1929. तो इस बीच हम देखेंगे कि 1922 और 1929 के बीच जो हमारे देश भारत में अंग्रेजों के समय क्या क्या इंसिडेंट हुए थे. तो चौरी चौरा इन 1922 अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा वाज सेट अप द फायर बाय द क्राउड. The peasants were retaining against the police firing on the peaceful demonstration. 22 policemen were killed in the Chauri Chaura incident. They said by this incident Mahatma Gandhi call of the non-cooperation movement. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ था तो उसमें गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस पे हिंसा का प्रयोग नहीं होगा. लेकिन जब इस प्रकार के जो आंदोलनकारी चुपचाप चले जा रहे थे तो कुछ पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चला दी, जिससे भीड़ हिंसात्मक होकर कि चौरी चौरा नाम की एक जगह पर जहां उस पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी गई, जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए. इस इंसिडेंट से क्या हुआ, गांधी जी को आघात लगा. क्यों? क्योंकि वो अहिंसा पे बिलीव करते थे और हिंसा होने के कारण उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया. After that, the Gandhiji follower wanted to take the constructive work in the rural area to increase the base of the Congress. On the other hand, the entire of the government so that could influence the said police. The Gandhiji worked in the village during the mid 1920 and could be. तब देखिए, जैसे मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि हमारा जो बेस था उस समय तक सिटी तक के ही, कांग्रेस का बेस जो था सिटी या टाउन तक के लिमिटेड था, हमारे भारत के विलेज तक के नहीं पहुंचा था. तो गांधी जी और उनके जो डिसिप्लिन थे नेशनल मूवमेंट को और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे भारत के बहुत से जो विलेजेस थे, गांव थे, वहां जाकर काम करना शुरू कर दिया. लोगों को वहां पर जाकर ब्रिटिशर्स के विरुद्ध या उनकी नीतियों के विरुद्ध लोगों को बताना शुरू किया. क्यों? जिससे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग इन नेशनल मूवमेंट में दे सके. द राष्ट्रीय समन्वयक संघ एंड द कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया वेयर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मिड 1920. इसी बीच राष्ट्रीय सेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्थापना हुई 1920 को. द साइमन कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेंड द साइमन कमीशन इन 1927 टू डिसाइड द इंडियन पॉलिटिकल फ्यूचर. इट वाज बाय द लॉर्ड साइमन. तो इसी बीच 1920 को एक साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी और उसके जो
लीडर थे वो 1927 को भारत उनका आना हुआ। इस साइमन कमीशन की खासियत यह थी कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय लीडर नहीं था, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि उस समय जब तक कि ब्रिटिश हमारे देश में थे, वे भारतीयों को बहुत कम मौके देते थे। ठीक है, तो इसमें गांधी जी के कहने पे लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। क्यों लगाए गए थे? क्योंकि उनमें एक भी भारतीय नेताओं को मौका नहीं दिया गया था। और ये साइमन कमीशन जो था उसमें सभी अधिकतर लीडर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के थे। Now let's we come to the Dandi March. The salt law gave the monopoly right to the state of the manufacturing, the sale of the tax. The Mahatma Gandhi and other nationalist leaders argued the salt was the essential item for our food and hence it was wrong to impose the tax on the salt. Moreover, the issues of the salt affected all the poor. Like the Gandhiji declared that would lead the march to the salt law. तो देखिए सॉल्ट, ओके सॉल्ट लॉ, तो इसमें था जो टॉपिक है अपना द मार्च टू द डांडी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे गांधी जी थे, तब जैसे आपको मालूम है कि जो हम भारतीय शुरू से नमक सॉल्ट का यूज़ हम हर जगह में करते हैं, अपने सब्जियों में, दाल में। तो अंग्रेज़ों ने जब देखा कि ये जो हमारे जो इंडियंस है सॉल्ट का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते, तो उन्होंने क्या किया था, खरीदने और बेचने, अगर आप नमक खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो आपको टैक्स, यू हैव टू पे द टैक्स इफ़ यू वांट टू यूज़ द सॉल्ट, यू हैव टू पे द मनी फॉर डैट। अगर आप सॉल्ट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमारे भारतीयों को इन इस लॉ से उन्हें बहुत असंतुष्टि हुई। तो गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि जो सॉल्ट है वो हमारे भारतीयों के खाने में एक प्रमुख हिस्सा है, इसलिए इसके ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया गया है वो इलीगल है, वो गलत है। इसलिए गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि वो खुद ही अपने अनुयायी के साथ जाकर साबरमती वहाँ पे वो सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे। सॉल्ट लॉ ब्रेक करना मतलब अपने हाथों से नमक बनाएंगे। द सॉल्ट मूवमेंट अट्रैक्ट द सपोर्टर फ्रॉम द वॉक ऑफ लाइफ इफ पीजेंट्स ट्राइबल्स। तो इस सॉल्ट लॉ में, क्योंकि इसमें अमीर से लेकर गरीब हर वर्ग ये नमक यूज़ करता था, इसलिए यहाँ पे लॉयर से लेकर स्टूडेंट से लेकर ट्राइबल पीपल्स, विलेजर्स, हर एक लोगों का सपोर्ट गांधी जी को मिला। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब द प्रोविजनल authorization election to provisional legislature were held in 1937. The Congress formed the government in 7 out of 11 provinces. तो देखिए एक्ट 1935 के तहत, तो जिसे हम इंडिया एक्ट भी कहते हैं, तो इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये भी जो एक्ट था वो बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जो 11 प्रोविंसेस थे उस समय हमारी इंडिया में, 11 प्रोविंसेस मतलब हम ये कह सकते हैं एक 11 स्टेट्स, तो उसमें उस समय इलेक्शंस कराया गया और उस इलेक्शन का नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि हमारे कांग्रेस जो पार्टी थी उस समय सबसे बड़ी, उसने 7 स्टेट्स में जीत दर्ज कराई थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट 1939। द कांग्रेस लीडर क्रिटिकल ऑफ द Hitler and hence they decided to support the British in, but they wanted independence of the India after the war in return of the Gustar. However, the British could not agree with the demand. तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ 1939 को। उस 1939 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने हमसे सपोर्ट मांगा था, तो कांग्रेस ने जो था इस ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करने का मन बनाया। क्यों? क्योंकि ये उम्मीद थी कि अगर हम ब्रिटिशर्स की अगर हम हेल्प करते हैं वर्ल्ड वार सेकेंड में 1939 को जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें अगर हमने उनकी हेल्प करेंगे तो शायद वो हमको आज़ादी दे दे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कांग्रेस जो थी अपने शुरुआत के 20 साल तक के मॉडरेट थी, मतलब कि लेटर लिखना, हड़तालें करना, ठीक, इस प्रकार की इसमें वो बिलीव करती थी। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इनको सपोर्ट करते तो शायद हमको वो जल्द से जल्द आज़ादी दे देंगे या हमारे जैसे चले जाएंगे। पर ये उनका हमारे भारतीय नेताओं का सोचना गलत सिद्ध हुआ और ब्रिटिशर्स ने इसे नकार दिया, अर्थात उन्होंने इस प्रकार के शर्तों पे राजी नहीं हुए। Okay, dear students, in this picture we can see that the Dandi March, Mahatma Gandhi leading the volunteers of the Indian National Congress की गांधी जी, जो आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे गांधी जी चल रहे हैं, बाकी उनके आगे और पीछे उनके वॉलंटियर्स चल रहे हैं टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ओके,
Okay, quit India and later. Mahatma Gandhi decided to being a new face of the movement against the British while the Second World War was going on. Gandhi ji urged the people to do or die. तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था और जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स किसी भी प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी सपोर्ट करने के बाद भी तैयार नहीं है आज़ादी देने के लिए, तो उन्होंने लोगों को स्लोगन दिया डू और डाई, मतलब कि अब या करो या मरो, मतलब कि बिना हिंसा का प्रयोग किए हमें हड़ताल करना है, भूख हड़ताल करना है, अंग्रेजों के विरुद्ध रैलियां निकालनी है और हमें किसी भी कीमत पर उनसे क्या लेना है, आज़ादी। Okay. Towards the independence and the partition. Demand of the separate nation in 1940, the Muslim League moved to the resolution to demand independent state for his Muslim in the northwestern eastern area of the country from the late 1930. तो जैसे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी इसमें हिंदू मुस्लिम और हर प्रकार के लीडर थे, लेकिन आगे जैसे जैसे हमें आज़ादी के रास्ते खुलते चले गए तो जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने 1940 को अपने लिए अलग से एक नेशन की मांग कर दी थी। मतलब कि अब हम ये कह सकते थे कि कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी, एक मुस्लिम लीग में और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ओके, तो उन्होंने जो डिमांड किया था कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री फ्रॉम द लेट 1930 द लीग बिगेन टू विजुअलाइज द मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदू। दिस नेशन एक्सिलेटेड द टेंशन बिटवीन द सम हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप्स इन 1920s एंड 1930। तो इस प्रकार जो एक देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम और हर धर्म के लोग एक साथ जो जुड़ के चल रहे थे, तो 1940 आते तक जैसे जैसे हमारे देश के आज़ाद होने का समय पास आता चला गया तो 1940 को मुस्लिम लीग जो है एक अलग पार्टी बनी कांग्रेस से अलग होकर, और उन्होंने अलग से एक मुस्लिम देश की डिमांड कर दी थी। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसमें टेंशन क्रिएट हो चुकी थी। The league feared that the Muslim would have to play a second fiddle in a democratic structure in the future. The Congress rejection to form the joint Congress League government in the United Province in 1937 further annoyed the league. तो इससे इनको ये क्या डर था कि अगर कि आप जैसे मालूम है कि जो हमारा देश है भारत एक हिंदू प्रधान देश है, तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको डर था कि अगर ये देश आज़ाद होता है तो हो सकता है कि हमें जो उतना लाभ ना मिले जो हमको होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं हमको सेकंड पोजीशन पे रखा जाए या हमारी अवहेलना किया जाए या हमारी अनदेखी की जाए। इसी कारण शायद ये 1940 को जो अपने मुस्लिम लीग थे या उसके जो लीडर्स थे उन्होंने एक सेपरेट नेशन की डिमांड की, पर कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि जो इस प्रकार से। लेकिन जो कांग्रेस की इस रेजिग्नेशन का या उसके मना करने का कोई फ़ायदा ना हुआ और मुस्लिम लीग जो थी वो कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनी। द कांग्रेस समवेयर फेल्ड टू मोबिलाइज द मुस्लिम इन द 1930 एंड अलाउड द लीग टू विडन द सपोर्ट बेस। द ब्रिटिश फैसिलिटेड नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस द लीग एंड देमसेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग जो अलग जब पार्टी बनी तो बहुत से मुस्लिम लीडर्स जो थे या मुस्लिम जो डिसिपल्स थे जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, वे इस पार्टी के साथ चले गए मुस्लिम लीग के साथ, और वे भी अब डिमांड करने लगे कि एक अलग से देश की आज़ादी के बाद एक अलग से मुस्लिम देश होना जरूरी है। Cabinet mission. March 1946, the three members cabinet mission was sent to the Delhi to suggest the suitable framework for the independent India. तो देखिए कैबिनेट मिशन, तो उस समय जो हमारे कैबिनेट मिशन में जितने भी मंत्री थे, ठीक है, या मिनिस्टर्स थे, या हम ये कह सकते हैं उस समय के जो कांग्रेस के लीडर थे, वो 1946 को तो एक देश की आज़ादी का एक प्रारूप, या हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार का जब देश आज़ाद होगा तो क्या क्या सुविधाएं होंगी, कितना टैक्स दिए, कितना पेमेंट होगा, या जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, इस प्रकार से हम उन्होंने एक 3 मेंबर्स का ग्रुप भेजा। द मिशन सजेस्टेड अ लूज कॉन्फिडेंट इन सम ऑटोनॉमी ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, बट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कुड नॉट एग्री टू स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ द प्रपोजल। तो इससे क्या हुआ कि जब हमारा मिशन वहाँ गया तो वो सही तरीके से, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे फिर वो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स का ग्रुप हो, वो सही तरीके से देश की आज़ादी के बाद देश के लिए क्या किया जाएगा, किस प्रकार उसकी इकनॉमी होगी, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं रख पाए।
After the failure of the cabinet mission, the Muslim League decided to the mass annexation for the winning the Pakistan demand. It announced 16 August 1946 as the direct action day. तो देखिए, जब जब ये कैबिनेट मिशन फेल हो गया तो जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उन्होंने 1946 को 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब कि अब हम पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए एक अलग से देश लेके ही रहेंगे करके। रॉयट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता ऑन दिस डे। रॉयट्स लिस्टेड द सेवरल डेज इन विच द थाउजेंड्स पीपल वेयर किल्ड। तो इन्हीं सब बातों से होकर देश में कम्युनल रॉयट्स मतलब देश में धर्म आधारित दंगे शुरू हो चुके थे, जिसमें कलकत्ता उनमें से एक था, जिसमें जो कई दिनों तक इस प्रकार के वहाँ पे हालात खराब थे। ओके, फाइनली द पार्टीशन टर्न इनटू द रियलिटी एंड द टू न्यू नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर बॉर्न। तो इन्हीं सबको देखते हुए गांधी जी ने, जब जगह जगह दंगे होने लगे मुस्लिम और हिंदुओं में, तो गांधी जी ने क्या तय किया कि अब देश का विभाजन कर दिया जाए। इस प्रकार दो देश बने, एक भारत और मुस्लिम। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।